3 दशकों की सबसे बड़ी जीत हासिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लहर पर सवार 282 सीट लेकर सत्ता में आए। विजय के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता में अपूर्व विश्वास जगाया, इकोनॉमी की बिगड़ती हालत को सुधारा और दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बजाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन आने वाले समय में प्रधानमंत्री को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या इकोनॉमी 8% की रफ्तार पर दौड़ पाएगी? क्या बीजेपी यूपी में सरकार बना पाएगी? क्या दलितों का भरोसा जीत पाएगी बीजेपी? क्या सरकार जम्मू कश्मीर के हालात पर काबू पा सकेगी? ये कुछ सवाल हैं जो मैंने प्रधानमंत्री से अपनी 75 मिनट की इंटरव्यू में पूछे। पीएम मोदी ने पहली बार अपनी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पर भी रोशनी डाली। प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए। आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सीधा और सरल सा है। आप 2 साल पहले बहुत भारी बहुमत से आए, निर्णायक बहुमत से आए और प्रधानमंत्री बने। आप अपने प्रधानमंत्री बनने तक के सफ़र को कैसे देखते हैं और सबसे बड़ी कामयाबी क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री का दायित्व मिलने के बाद करीब 2.25 साल हुए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में जनता समय समय पर सरकारों का मूल्यांकन करती है, मीडिया भी मूल्यांकन करता है और आजकल तो प्रोफेशनल सर्वे एजेंसीज भी इसका एनालिसिस करती हैं और मैं इसको अच्छा मानता हूं और इसलिए मैं जनता जनार्दन पर ही छोड़ देता हूं कि वही मूल्यांकन करे कि मेरी सरकार कैसी रही। लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि जब भी मेरी सरकार का आप मूल्यांकन करें तो हमें दिल्ली सरकार में आने से पहले सरकार का हाल क्या था, देश का हाल क्या था, मीडिया में किन बातों की चर्चा हुआ करती थी, अगर उसको एक बार हम नज़र कर लेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि भाई पहले अखबार भरे रहते थे भ्रष्टाचार की बातों से, पहले अखबार भरे रहते थे निराशा की बातों से। आए दिन हर हिंदुस्तानी के दिल दिमाग से निराशा का स्वर निकलता था। सब कुछ डूब चुका है, अब चलो गुजारा कर लें, यही भाव था। कोई पेशेंट भी कितना ही अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन पेशेंट अगर निराश है तो दवाइयां उसको खड़ा नहीं कर पाती हैं और पेशेंट में विश्वास है तो एक आध बार डॉक्टर थोड़ा एकदम टॉप क्वालिटी से नीचे का भी होगा तो भी वो खड़ा हो जाता है, हिम्मत के साथ कुछ ही हफ्तों में वो चलने फिरने लग जाता है और इसका कारण उसके भीतर का विश्वास होता है। सरकार बनने के बाद मेरा पहला प्रयास यही रहा कि निराशा के माहौल को खत्म किया जाए, देश में आशा और विश्वास पैदा किया जाए और वो सिर्फ भाषणों से नहीं होता है, कदम उठाने पड़ते हैं, करके दिखाना पड़ता है। और आज 2.25 साल के बाद इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के दिल में एक विश्वास पैदा हुआ है, लेकिन विश्व भर के लोगों के भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। एक समय था जबकि हमें डूबती नैया के रूप में देखा जाता, ब्रिक्स की चर्चा होती तो कहते थे कि ब्रिक्स में जो BRICS है उसमें जो आई है वो लुढ़क चुका है। आज कहते हैं कि भाई सबसे ब्राइट स्पॉट कोई है तो हिंदुस्तान है। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि मूल्यांकन करने का आसान तरीका होगा। जी, क्योंकि आप डेवलपमेंट एजेंडा के मुद्दे पर देश में आपकी सरकार आई, तो मेरे अगले कुछ प्रश्न इकोनॉमी को लेकर होंगे। काफ़ी मशक्क़त के बाद GST बिल आप पारित करने में कामयाब हुए।
क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आप इसको कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं और इससे आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा? देश आज़ाद होने के बाद फाइनेंस और टैक्सेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म हुए हैं, शायद ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और इस रिफॉर्म से भारत में तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारे देश में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। कुछ लोग इसलिए देते हैं कि दिल में देशभक्ति पड़ी है कि भाई देश के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ लिए इसलिए देते हैं कि भाई कभी नियम तोड़ना नहीं चाहिए, कानून में रहना चाहिए, इसलिए देते हैं। कुछ लोग इसलिए देते हैं कि भाई बेकार में कहीं पचड़े में पड़ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे, जान छोटी लाखों पाए, दे दो। लेकिन ज़्यादातर इसलिए नहीं देते हैं कि प्रोसेस इतनी कठिन होती हैं और एक बार इस चक्कर में पैर पड़ गया तो पता नहीं कब निकलेंगे, डर रहता है। जीएसटी के बाद इतना सरलीकरण हो जाएगा कि सामान्य व्यक्ति भी देश के लिए कुछ करना चाहता है तो जरूर टैक्स देने के लिए आगे आएगा। इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगी, बड़ी सरल प्रोसेस से हो जाएगा। दूसरा, आज भी आप जाओगे तो होटल में खाना खाओगे तो बिल आएगा, बिल के नीचे ये शेष, वो शेष, डिगना शेष, फलाना शेष, और व्हाट्सएप पर लोग भेजते हैं कि ये इतना बिल और इतना शेष, ये सब निकल जाएगा। ये सामान्य मानवी को तो एकदम सरल हो जाएगा। दूसरा, हम देखते हैं कि ऑक्ट्रॉय के स्थान पर या स्टेट टू स्टेट जो चेक पोस्ट है वहाँ देखें, मीलों तक हमारी व्हीकल्स की लाइनें खड़ी हैं। और जब कोई व्हीकल खड़े रहते हैं तो देश की इकोनॉमी को बहुत नुकसान करते हैं। अब इसके कारण वो सीमलेस हो जाएगा, सारा एक दूसरे राज्य से माल जाना आना सरल हो जाएगा और टैक्सेशन सिस्टम के तरीके भी सरल हो जाएंगे। और इसके कारण सामान्य मानवी को कठिनाइयां तो दूर होगी और देश का रेवेन्यू भी विकास के लिए काम आने में सुविधा बढ़ जाएगी। आज कभी कभी केंद्र और राज्यों के बीच में अविश्वास होता है, इसके बाद वो अविश्वास का माहौल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रकार की टैक्सेशन सिस्टम होगी, हर एक को पता होगा क्या हो रहा है, तो एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और जो फेडरल स्ट्रक्चर को भी ताकत देगी। सत्ता में आने के बाद आपकी सबसे बड़ी चुनौती इकॉनमी थी। आपके लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं था कि आप इकॉनमी को वापस पटरी पर लाएं, पर उसको एक तेज़ गति से आगे भी बढ़ाएं। आप कैसे असेस करते हैं सिचुएशन को? क्या कामयाबी आपने हासिल करी इसमें? आपकी बात सही है कि एक प्रकार का नेगेटिव माहौल था और उसका इको इफेक्ट भी बहुत ज्यादा था। देश के व्यापारी, उद्योगकार सब एक पैर बाहर रख चुके थे। सरकार में एक प्रकार की पैरालिसिस की अवस्था थी। तो एक तरफ तो ये माहौल था, दूसरी तरफ जब हम आए तो लगातार 2 साल हमें अकाल फेस करना पड़ा, वाटर स्कैर्सिटी। तीसरी प्रॉब्लम आई, दुनिया में मंदी का दौर एकदम से उभर करके आ गया। तो एक के बाद एक आने के बाद भी चैलेंजेस आती रही। सिर्फ पहले चैलेंजेस थे ऐसा नहीं, आने के बाद भी चैलेंजेस आती रही। लेकिन इरादा नेक था, नीतियां स्पष्ट थी, नीयत साफ थी, निर्णय करने का हौसला था, क्योंकि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था। इसका परिणाम ये आया कि सकारात्मक वातावरण बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आज आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसी कालखंड में आया। सारी दुनिया कहती है कि 7+ ग्रोथ, ये दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी है, इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में माना जाता है।
वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, इवन UN की एजेंसीज हो, ये सब कह रहे हैं कि भाई आज भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये वो नीतियां पर बल दिया गया है जो देश के अर्थतंत्र को गति दे, पॉलिसी ड्रिवन चीजें हो, जो रुकावटें करने वाली चीजें थी उस पॉलिसी के द्वारा उसको हटाया जाए। और इन सारी बातों का परिणाम यह है कि देश की इकोनॉमी में एक गति आई है। इस बार मौसम भी अच्छी है, वर्षा ठीक हुई है और भारत की इकोनॉमी को मौसम, एग्रीकल्चर बहुत बड़ी ताकत देता है, एक ड्राइविंग फोर्स है। इसके कारण और ज़्यादा उत्साह बढ़ा है जो आने वाले दिनों में बड़ा उज्जवल रहेगा। और इसलिए मैं देख रहा हूं कि आज इकोनॉमी, अच्छा नॉर्मली क्या होता है, एक आध चीज में बढ़ोतरी अच्छा हो उसी की चर्चा होती है। आज देखिए हर क्षेत्र में चर्चा हो रही है। बिजली का उत्पादन भी बढ़ा है तो बिजली की मांग भी बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तब बढ़ता है जबकि इकोनॉमी की मांग होती है, तब बढ़ता है। तो इन सारी बातों से लग रहा है कि वो दिन से हम काफी दूर आगे अच्छी पोजीशन में पहुंच गए हैं। आपने एकदम ठीक कहा कि मानसून की वजह से और उत्साह आया है, शेयर बाजार में भी तेजी आई है। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट वेव ऑफ रिफॉर्म्स क्या होंगे? पहली बात है कि हमारे देश में जो बड़ी चर्चा में आई उसी को ही रिफॉर्म माना जाता है, और अगर वो नहीं हुआ तो कहते रिफॉर्म नहीं हुआ। ये हमारी अज्ञानता का भी दर्शन कराता है। एक्चुअली रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, ये मेरा मंत्र है। और मैं मेरे सरकार में तो कहता हूं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अगर आज इंटरव्यू में बैठा हूं तो मैं ये भी कहूंगा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म। हमारे इस देश में अब जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम बहुत तेजी से रैंकिंग हमारा सुधर रहा है। ये बिना रिफॉर्म संभव नहीं है, क्योंकि हमारी पद्धतियां, नियम, व्यवस्थाएं, अर्जी करने के फॉर्म ये इतने दुविधापूर्ण थे। अब इसमें रिफॉर्म हुआ तो हमारा रेटिंग बढ़ने लगा। अब UN की एजेंसी ने कहा है कि भारत जहां 10 नंबर पे है, शायद नेक्स्ट 2 ईयर में वो नंबर 3 पे आ जाएगा। ये चीजें छोटी छोटी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको सुधार करना। लाइसेंस राज आज भी कहीं न कहीं नजर आता है, उसमें से मुक्ति दिलानी। ये बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म हर स्तर पर हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो रहे हैं, गवर्नेंस के लेवल पे हो रहे हैं, कानून के तौर पे हो रहे हैं। अब जैसे 1700 के करीब कानून हमने ऐसे निकाले जो 19वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के कानून हम लेकर के बैठे थे। एक प्रकार कानून का जंगल था। पार्लियामेंट के अंदर शायद 1000-1200 का तो मुक्ति हो गई, बाकियों का भी हो जाएगा। मैंने राज्यों को भी कहा है। ये बहुत बड़े रिफॉर्म है जिसको लोग जानकारियों के अभाव में रिफॉर्म मानते नहीं है। तो एक तो ये काम है। अब देखिए शिक्षा क्षेत्र में हमने एक ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। हमने कहा है यूनिवर्सिटीज 10 सरकारी 10 प्राइवेट, वे UGC के सारे नियमों से बाहर निकाल देंगे। हम वो अप्लाई करें, हम ऊपर से उनको एक्स्ट्रा पैसा देंगे और वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनने की दिशा में हमें क्या करके दिखाते हैं। नियमों के कारण परेशानी है, चलो नियम नहीं करके दिखाओ। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है जी, लेकिन लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। हमारे यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये अपने आप में बड़ा रिफॉर्म है। पहले मनरेगा के पैसे किसको जाते थे, कब जाते थे, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हम भेज रहे हैं।
गैस सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट में जा रही है, स्टूडेंट स्कॉलरशिप डायरेक्ट बेनिफिट में जा रही है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ एक प्रकार का रिफॉर्म है। गवर्नेंस में रिफॉर्म है, ट्रांसपेरेंसी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, टेक्नोलॉजी को हम बहुत बड़ी मात्रा में ला रहे हैं। तो ये प्रक्रियाएं और व्यापक करनी है और ज़्यादा तेज करनी है। और केंद्र में कॉमन मैन है, सामान्य मानवी की सुविधाएं कैसे बढ़े, सामान्य मानवी की सरलता कैसे बढ़े, सामान्य मानवी को उसके हक का कैसे मिले, इन चीजों पर हम बल देना चाहते हैं। इकोनॉमिक सुधार काफ़ी हुआ है, पर उसके बावजूद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी थोड़ा स्लो है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी ट्रबल में है, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर हो गया। वेंचर कैपिटल फंडिंग भी थोड़ी स्टार्टअप इकोनॉमी में स्लो हो गई है। तो आप प्राइवेट उद्योग को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने देखा है, शायद आपने विवेक के कारण, मर्यादा के कारण एक ब्लंट सवाल मुझे नहीं पूछा। ज़्यादातर लोग पूछ लेते हैं कि मोदी जी 2.25 साल में ऐसी कौन सी गलती की आपने, आपको लगता है? आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सरकार बनाने के बाद पहला बजट पेश करने से पहले संसद में देश की आर्थिक स्थिति का एक व्हाइट पेपर रखना चाहिए था। ये विचार भी आया था, लेकिन मेरे सामने दो रास्ते थे। राजनीति मुझे कहती थी कि मुझे सारा कच्चा चिट्ठा खोल देना चाहिए, राष्ट्रनीति मुझे कहती थी कि पॉलिटिकल तो बहुत लाभ हो जाएगा, लेकिन देश में सब लोग जब इतनी हालत खराब है ये जानकारियां पाएंगे तो पूरी तरह निराशा इतनी आ जाएगी, मार्केट इतना टूट जाएगा, देश की इकोनॉमी को इतना बड़ा धक्का लगेगा, ग्लोबली भी देश को देखने का सोच समझ बदल जाएगा, उसमें से फिर बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो राजनीतिक नुकसान झेल करके भी राष्ट्र के हित में अभी चुप रहना अच्छा है। और उस समय मैंने बैंकों के एनपीए की हाल क्या था, बजट में किस प्रकार से आंकड़े इधर उधर किए गए थे, आर्थिक स्थिति ये सारी चीजें मैंने देश के सामने नहीं रखी। हमें नुकसान हुआ, हमारी आलोचना भी हुई, और आज जो कुछ भी वो पाप मैं झेल आगे ढो रहा हूं वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कारण है, वो भी मुझे गालियां खानी पड़ रही हैं। लेकिन शायद राजनीतिक नुकसान झेल करके भी राष्ट्र नीति के मार्ग पर जाना मैंने तय किया, और उसका परिणाम यह है कि मैं चीजों को ठीक कर पा रहा हूं, कमियां देखते हुए भी अच्छा करने का प्रयास करता हूं। इन सारी चीजों का इम्पैक्ट ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर नजर आता है। उन पुरानी चीजों का बोझ उन पर भी है। एनपीए में वे भी एक हिस्सेदार हैं, क्योंकि पुराने उनके चीजें ऐसी है कि बैंक, जब मैंने आने के बाद बैंकों को ठीक करने पर लगा हुआ हूं मैंने पहली बार बैंकर्स का चिंतन शिविर किया था और डूज एंड डोंट्स थे अकेले, और मैंने कहा था आप लिख करके रखिए, सरकार में से अब एक फोन नहीं आएगा। तो ये चीजों ने काफी स्क्रू टाइट किए हुए हैं। उसके बावजूद भी इतनी तेजी से रोड बनना, इतनी तेजी से रेलवे का आगे बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि शॉर्टकट हमने नहीं चुना। और मेरा तो मत है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ होता है ना, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, तो मेरा ये मत रहता है कि हमें शॉर्टकट के रास्ते पर नहीं जाना है, और उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। खैर,
अब तो स्थिति काफ़ी सुधर गई है, तो वो चिंता का विषय रहा नहीं है। लेकिन मैं बिगिनिंग के दिनों की बात बताता हूँ, 2014 मई जून की। लेकिन मैंने वो रास्ता, कठिन रास्ता चुना, और देश में जो निष्पक्ष भाव से एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो जब इसका एनालिसिस करेंगे तो मुझे विश्वास है कि उनके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। पर मोदी जी, कच्चा चिट्ठा तो आपने फिर भी एक तरीके से खोल ही दिया। काफ़ी लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी पे क्रैकडाउन करके आज ज़्यादातर छोटे मोटे बिजनेसमैन या तो दुबई या लंदन में छुपे हुए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ को भी आपने नहीं छोड़ा, तो क्या ये प्रक्रिया जारी रहेगी? पहली बात है कि अभी तक पॉलिटिकल दृष्टि से न मैंने सोचा है, न मैं सोचूंगा। मैं 14 साल तक एक राज्य में मुख्यमंत्री रह के आया हूं, और इतिहास गवाह है कि मैंने राजनीतिक कारणों से एक भी फाइल कभी खोली नहीं थी, और मुझ पर ऐसा आरोप कभी नहीं लगा है। यहां भी मुझे 2.25 साल हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई फाइल खोलने की इंस्ट्रक्शन नहीं है। कानून कानून का काम करेगा, मुझे लिपापोती करने का भी हक नहीं है। कानून कानून का काम करेगा। तो किसी डायनेस्टी को हमने नहीं छोड़ा, ये जो आपका एनालिसिस है वो सही नहीं है। दूसरी बात है, मेरी सरकार बनने के बाद पहले ही दिन मेरी सरकार की पहली कैबिनेट का पहला निर्णय था, जो 4 साल से अटका पड़ा था पुरानी सरकार में, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अटका पड़ा था, और वो था ब्लैक मनी को लेकर के एसआईटी बनाना। हमने एसआईटी बना दी, एसआईटी काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रही है, और हम इस काम पे। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम हुआ कि ब्लैक मनी के खिलाफ ऐसा कानून बना है कि अब हिंदुस्तान से कोई विदेश में रुपये भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो ये तो एक काम हो गया कि नया ब्लैक मनी का खेल समाप्त हुआ। दूसरा, इन भारत के अंदरूनी जो काले धन है, उसके लिए हमने काफ़ी कानूनी परिवर्तन किए हैं। 30 सितंबर तक एक स्कीम चल रही है, अगर किसी को अभी भी मुख्य धारा में आना है तो हम मौका देना चाहते हैं। और मैंने पब्लिकली कहा है कि 30 सितंबर आपके लिए आखिरी तारीख है। किसी न किसी कारण से आपकी गलती हो गई या कुछ गलत हो गया है, जानबूझ करके किया है, अनजाने में किया, ये मौका है। आप मुख्य धारा में आ जाइए, और शांति की नींद लेने का रास्ता आपके लिए लेकर आया हूं मैं, उसको स्वीकार कीजिए। और 30 तारीख के बाद अगर मैं कोई कठोर कदम उठाता हूं तो कोई मुझे दोष नहीं दे सकता है। देश की गरीब जनता का पैसा है, इसको लूटने का अधिकार किसी को नहीं है, और ये मेरा कमिटमेंट है। मैं पूरी ताकत से लगा हूं और कोशिश जारी रखूंगा। प्रधानमंत्री जी, इकोनॉमी से हटकर थोड़ा पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अगले साल काफ़ी राज्यों के चुनाव हैं। सामाजिक भेदभाव और धार्मिक कट्टरता एक बार फिर अपना सर उठा रही है। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि बीजेपी और संघ दलित विरोधी है। तो आप कैसे इस बात का आश्वासन दिलाएंगे देशवासियों को कि आपका मुद्दा सिर्फ विकास और विकास ही है? देश को तो पूरा भरोसा है कि हमारा मुद्दा विकास ही है। देश की जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो लोग कभी नहीं चाहते थे ऐसी सरकार बने, जो लोग कभी नहीं चाहते थे कि पिछली वाली सरकार जाए, उनकी परेशानियां चल रही हैं। तो विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा है, विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा रहेगा। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरा कन्विक्शन है कि देश में अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो विकास करना पड़ेगा, देश के गरीबों को एम्पावर करना पड़ेगा। जहां तक कुछ घटनाओं का सवाल है, ये निंदनीय है। किसी भी सभ्य समाज को ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती हैं।
लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय होता है। हम सिलेक्टिव चीज़ों को उछाल करके मोदी के गले मड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा करने वालों का क्या हेतु सिद्ध होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इससे देश का नुकसान होता है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर आंकड़ों से देखें, चाहे कम्युनल वायलेंस हो, कौमी हुल्लड़, दलित भाई बहनों पर हुए अत्याचार हो, आदिवासियों पर हुए अत्याचार हो, पिछली सरकार की तुलना में आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार के समय ऐसी घटनाएं काफी मात्रा में कम हुई है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आपकी सरकार में क्या हुआ और मेरी सरकार में क्या हुआ। मुद्दा ये है कि समाज के नाते हमें शोभा नहीं देता है। हजारों साल का हमारा पुराना समाज जिसमें कुछ विकृतियां आई हैं, हमें समझदारी से इन विकृतियों से अपने समाजों को बाहर निकालना होगा। ये सामाजिक समस्या है, उसकी जड़ें बहुत पुरानी है। अगर हम राजनीति करते जाएंगे ऐसे सामाजिक प्रश्नों पर, तो उन समाजों का भी अहित करते हैं जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है। और इसलिए कहीं पर भी कोई भी घटना घटे, आज देश में आदिवासी एमपी, आदिवासी एमएलए, दलित एमपी, दलित एमएलए, भारतीय जनता पार्टी की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। और जब से मैंने बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई, जब यूएनओ में बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई गई, दुनिया के 102 देशों में बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई गई, पार्लियामेंट में 2 दिन लगातार बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यों पर, जीवन पर चर्चाएं हुई, तो कई लोगों को लगा अरे ये मोदी तो बाबा साहब आम्बेडकर का भक्त है, तो उनको परेशानी होने लगी। जब हमने बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन के साथ जुड़े हुए 5 तीर्थ जो हमारी सरकारों ने, चाहे मऊ में बाबा साहब का जन्म स्थान हो, चाहे नागपुर में, चाहे मुंबई में इंदु मिल की जमीन पर उनका स्मारक बनाने की बात हो, चाहे दिल्ली में जहां उन्होंने निवास किया, ऐसे 2 स्थानों पर भव्य स्मारक बनाने का काम हो, चाहे लंदन में बाबा साहब आम्बेडकर जहां रहे थे उस मकान को स्मारक के रूप में कन्वर्ट करने का काम हो। एक प्रकार से हमने पंच तीर्थ का निर्माण किया और इस सरकार ने किया। तो जो लोग अपने आप को कुछ विशेष वर्गों के ठेकेदार मान करके देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, उनको ये गुजारा नहीं हुआ कि मोदी तो एकदम से दलितवादी है, मोदी तो आदिवासियों के पीछे पागल है। मैं इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, महिलाएं, इनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। जिनकी राजनीति में आड़े आ रहा है वो संकट पैदा कर रहे हैं और इसलिए अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। जिन्होंने देश को जातिवाद के जहर पिला पिला करके देश को तबाह कर दिया है, इन्होंने सामाजिक समस्याओं को राजनीतिक रंग देना बंद करना चाहिए। हम सब ने एक दायित्व से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समाज को भी कहना चाहूंगा, क्या सभ्य समाज को इस प्रकार की घटनाएं शोभा देती है क्या? मैंने लाल किले पर से कहा था बलात्कार की घटनाओं का, मैंने कहा मां बाप जरा अपने बेटों को तो पूछे वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बेटियों को तो हम पूछ रहे हैं। और मैं राजनेताओं को भी कहूंगा और मेरी पार्टी के राजनेताओं को भी कहूंगा, अनाप शनाप बयानबाजी,
किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए कुछ भी बोल देना, मीडिया वाले तो आएंगे आपके पास, वो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसको तो टीआरपी करनी है, लेकिन आपको देश को जवाब देना है। और इसलिए सार्वजनिक जीवन में जीने वाले, चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, हम किसी समाज विशेष का प्रतिनिधित्व करते हो, तो भी देश की एकता, समाज की एकता, समाज जीवन की समरसता, इसमें किसी भी हालत में उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए। जब कभी हमें शरीर पर छोटा सा घाव लगता है तो एक कागज भी अगर उसको हाथ छूता है तो दर्द होता है। हजारों साल की इन बुराइयों के कारण हमारे गांव इतने गहरे हैं, उसमें एक छोटी सी भी घटना हम कर देंगे तो उसकी पीड़ा कितनी होगी इसका हमको अंदाज नहीं है। और इसलिए घटना छोटी है कि बड़ी है उसका महत्व नहीं है, घटना होनी ही नहीं चाहिए इसका महत्व है। इस सरकार में ज्यादा हुआ कि इस सरकार में कम हुआ, इसके आधार पर निर्णय नहीं होने चाहिए। हम सभी का दायित्व है, हम सब ने मिलकर के समाज की एकता को भी बल देना होगा। मोदी जी, आपकी नज़र में इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए सोशल हार्मनी कितनी ज़रूरी है? सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए नहीं, सुख शांति के लिए, शांति, एकता, सद्भावना, ये हर समाज के लिए अनिवार्य है। परिवार में भी आप आर्थिक रूप से कितने ही समृद्ध परिवार क्यों ना हो, अरबों खरबों रुपयों के ढेर पर बैठे हो, तो भी परिवार में एकता जरूरी है। वैसा ही समाज में है। सिर्फ गरीबी है इसलिए एकता चाहिए ऐसा नहीं, किसी भी हालत में एकता चाहिए, किसी भी हालत में समरसता चाहिए, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता चाहिए। और इसलिए सिर्फ कोई आर्थिक हितों के लिए एकता चाहिए ऐसा नहीं, जीवन में शांति, एकता, सद्भावना परिवार में भी उपयोगी है, समाज में भी उपयोगी है, राष्ट्र जीवन भी उपयोगी है। और वसुधैव कुटुंबकम अपनी भावना लेकर के चलने वाले लोग, पूरा विश्व एक परिवार मानने वाले हम लोग, उनके लिए भी शांति, एकता, सद्भावना अनिवार्य है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज मोदी जी गरीबी हटाने की बातें करती हैं, मगर गरीबी हमारे देश में बहुत चिंता का विषय है, बढ़ती जा रही है। जॉब क्रिएशन दूसरी तरफ भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आपने इस पर पूरी नज़र भी रखी हुई है। इन दोनों चीज़ों को लेकर आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आपकी बात सही है कि गरीबी हमारे देश में एक राजनीतिक नारा रहा है। गरीबों के नाम पर राजनीति भी बहुत हुई है और चुनाव को ध्यान में रख करके गरीबों के नाम पर कुछ न कुछ आर्थिक कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। मैं वो अच्छा था बुरा था उस विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा रास्ता कुछ और है। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए हमें गरीबों को एम्पावर करना होगा। अगर गरीब सशक्त होता है तो उसमें इतनी ताकत है कि वो गरीबी को खत्म कर देगा। गरीब को गरीब रख करके राजनीति तो हो सकती है, लेकिन गरीबी मुक्ति का रास्ता तो गरीब को सशक्त करने में ही है। सशक्त करने में सबसे पहली बात है शिक्षा, दूसरी बात है रोजगार। आर्थिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट अगर आता है तो फिर वो स्थितियों को बदलने के लिए खुद ताकतवर बन जाता है। हमने पिछले दिनों जितनी चीजों को अमल किया है, जैसे मुद्रा योजना, करीब 3.5 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना का लाभ लिया और करीब 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया उनके पास आया। और उसमें अधिकतम ऐसे हैं जो पहली बार बैंक से पैसा मिला है। वे कोई न कोई काम करेंगे, स्विंग मशीन लाएंगे, कपड़े सिलाई करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हो सकता है वो एक आध आदमी को रोजगार भी दे। ये जो एम्पावरमेंट है उसको आगे बढ़ने की ताकत देता है, बच्चों को पढ़ाने की ताकत है। माने उसने एक टैक्सी ले ली,
तो उसका मन करेगा बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, वो आगे बढ़ेगा। हमने एक काम किया है, स्टैंड अप इंडिया। मैंने सभी बैंकों को कहा है कि आप एक दलित, एक आदिवासी और एक महिला, हर ब्रांच इनको आर्थिक मदद करें, उनको एंटरप्रेन्योर बनाएं। देश में 1.25 लाख ब्रांच है। अगर ऐसे 3-3 लोगों को भी अगर वो एम्पावर कर दें तो एक साथ 4-5 लाख परिवार, जिनके पास पहले कोई इस प्रकार की ताकत नहीं थी, वो ताकत मिलेगी। तो वो कितना बड़ा आर्थिक ताकत बन जाएंगे। स्टैंड अप कार्यक्रम चल रहा है, स्टार्टअप, नौजवानों को मैं रोजगार देने के लिए स्टार्टअप चलाए। एक छोटा सा ऐसी चीज जो हमने निर्णय किया और राज्यों को मैंने एडवाइजरी भेजी है कि आप इस दिशा में आगे बढ़िए। हमारे देश में आजकल जो बड़े बड़े मॉल बनते हैं, लाखों रुपये, करोड़ों रुपये खर्च करके, उनको बंद करने का कोई टाइमिंग नहीं है। वो रात को 10 बजे चला सकते हैं, 12 बजे चला सकते हैं, सुबह 4 बजे चला सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा दुकानदार होगा तो सरकार का आदमी डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, चलो बंद करो, शाम हो गई है। क्यों भाई? हमने कह दिया ये छोटे व्यापारी लोग हैं जो छोटा कारोबार चलाते हैं, उनको 365 दिन चलाने की छूट है, 24/7 चलाने की छूट है, ताकि वो अपना कारोबार चला सके और एक आध आदमी को रोजगार भी दे सके। और हमारे देश में सबसे ज्यादा इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए ये लोग हैं। इन सबको बल देने का प्रयास चला। हमने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा बल दिया है। स्किल डेवलपमेंट आज के समय की मांग है। हमने पूरी व्यवस्थाओं को बदला है। स्किल डेवलपमेंट का अलग मिनिस्ट्री बनाई है, अलग बजट बनाया है और बहुत बड़ी मात्रा में स्किल डेवलपमेंट सरकार के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट स्किल यूनिवर्सिटी तक जा करके दुनिया के और देश जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट में अच्छा काम किया है उनसे भी कोलैबोरेशन कर करके देश के पास 80 करोड़ नौजवान है, 35 साल से कम उम्र के हैं। अगर इन नौजवानों के हाथ में हुनर है तो हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकते हैं और उस पर हम बल दे रहे हैं। तो आर्थिक गतिविधि के केंद्र में देश का नौजवान है, देश का रोजगार है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन की दिशा में जाएंगे तो रोजगार की संभावना और बढ़ेगी और देश का गांव का जवान जो कृषि छोड़ करके शहर की ओर मजबूरन जाना पड़ रहा है, उसको भी अगर वैल्यू एडिशन और कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग, उसको अगर हम बल देंगे तो वो रोजगार की संभावनाएं वहां पैदा होगी। हम उस पर बल लगा रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। आप शायद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश विदेश में बाहर भी जो भारतवासी बसे हुए हैं उनसे आपने एक सीधा संवाद किया, एक सीधी बातचीत की। इसका देश को क्या लाभ हुआ? हर चीज लाभ और नुकसान के तराजू से नहीं तोलनी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में जो हिंदुस्तानी है, किसी भी पद पर क्यों न हो, उसके दिल में एक चीज रहती है कि मेरा देश आगे बढ़े। और अगर हिंदुस्तान का थोड़ा सा भी गलत खबर उसको मिलती है तो वो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। वो दूर होता है तो ज्यादा उसके मन को ये चीजें चुभती है। हम यहां रहते हैं तो रोज बरा 10 चीजों से गुजरते हैं तो ज्यादा आदी भी हो जाते हैं। वो नहीं होता है। वो बहुत ही भारत के प्रति लगाव रखता है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता है, चैनल नहीं मिलते हैं। हमने नीति आयोग में भारत के विकास पर डायस्पोरा की ताकत को स्वीकार किया है, उसके बेसिक चीजों में स्वीकार किया है। दुनिया में इतनी बड़ी ताकत है जिसके पास अनुभव है, ग्लोबल एक्सपोजर है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है, देश के लिए कुछ न कुछ करने का इरादा है, और वो जहां भी है भारत के प्रति उसका प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ है। तो उससे हमें अपने से अलग क्यों रखना चाहिए? उससे नाता तो जोड़ना चाहिए और वो कभी न कभी भारत का सच्चा एम्बेसडर बनेगा। और मैंने देखा है कि सरकार के मिशन के ज्यादा हमारे भारतीयों के व्यवहार के कारण और उनके संबंधों के कारण भारत की पहचान की ताकत ज्यादा उभरती है। तो मिशन प्लस डायस्पोरा,
ये दोनों इकट्ठी होती हैं तो अनेक गुना बढ़ जाती है। तो मेरी ये भूमिका रही और उसका बहुत लाभ मिल रहा है। पूरे देश की नज़र अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव पे होगी। कहा जा रहा है कि करीब करीब वो एक मिनी नेशनल इलेक्शन टाइप का होगा। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से मुद्दे बहुत अहम होंगे आपकी पार्टी के लिए और आप जीत की कितनी संभावना समझते हैं? पहली बात है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम कुछ भी करें, कुछ भी सोचे, उसको चुनाव से जोड़ दिया जाता है। जहां 1.25 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं, फिर भी अगर आप कुछ करते हो तो कहते हो उस चुनाव के लिए कर रहे हो। तो ये पॉलिटिकल पंडित जो सुपर पॉलिटिकल पंडित है, उनके दिमाग में से राजनीति जाती रही है। प्रत्यक्ष 24 घंटे राजनीति करने वालों से ज्यादा एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए सुपर पॉलिटिशियनों की राजनीति ज्यादा तेज चलती है। हमारे देश में दुर्भाग्य से लगातार चुनाव चलते रहते हैं, कभी यहां तो कभी वहां, चुनाव 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 चलते रहते हैं। और उसके कारण हर निर्णय को चुनाव के तराजू से तोला जाता है, हर बात को, हर विचार को चुनाव के तराजू से तोला जाता है। जितना जल्दी हम देश को चुनाव के संदर्भ में देश चलाने और राज्य चलाने की बातों से जोड़कर रखा है, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। समय की मांग है कि हम दोनों को थोड़ा अलग करें। चुनाव जब घोषित हो जाए, तब जब अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए, तब चुनाव के साथ जोड़े जाए, उसके पहले क्यों जोड़ते हैं हम? और मैं तो देख रहा हूं कि पिछले दिनों मुझे जितनी पॉलिटिकल पार्टियां मिली है, कोई प्रखरता से और कोई दबी जबान में, हर कोई कहता है कि साहब ये बार बार चुनाव के चक्कर से देश को बाहर निकालिए। क्यों न लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो, उसी समय क्यों न स्थानीय स्वराज के चुनाव हो। हफ्ते 10 दिन के अंदर चुनाव का सारा काम पूरा हो जाए, 5 साल देश चलता रहे, तो कुछ गति आएगी, निर्णय आएंगे, ब्यूरोक्रेसी भी काम करेगी। ये सुझाव सब दूर से आ रहा है, लेकिन ये काम कोई एक दल नहीं कर सकता, सभी दलों को मिलकर के करना पड़ेगा। ये काम सरकार नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दल जब सोचेंगे तब होगा। मेरे विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उससे मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि ये विषय लोकतांत्रिक पद्धति से ही होगा। लेकिन मैं आशा जरूर करूंगा कभी न कभी इसकी व्यापक चर्चा हो, बहस हो, क्या अच्छा क्या बुरा, इसमें से अच्छा है तो क्या लेना, बुरा है तो क्या निकालना, ये व्यापक चर्चा का समय आ गया है। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो आते रहते हैं। आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश उसमें एक राज्य है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी। देश के किसान का भला हो, देश के गांव का भला हो, देश के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले, देश में शांति, एकता, भाईचारा बना रहे, सामाजिक न्याय के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो उजागर हो, एक के बाद एक कदम उठाएं। तो इन सारी बातों को लेकर के देश को आगे बढ़ाना होगा। क्या आपको इस बात की चिंता रहती है कि वहाँ पोलराइजेशन का एक माहौल बन सकता है? हमारे देश में जातिवाद के जहर ने और संप्रदाय की वोट बैंक ने बहुत नुकसान किया है। लोकतंत्र को मजबूत होने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वोट बैंक की राजनीति है। पिछले लोकसभा के चुनाव में वोट बैंक की राजनीति का माहौल नहीं था, विकास की राजनीति का माहौल था। समाज के हर तबके ने मिलकर के 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका अब उस ओर मुड़ चुका है। हो सकता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भी उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए विकास को केंद्र में रख करके वोट देने की दिशा में आगे आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। प्रधानमंत्री जी, एक और बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो है जम्मू कश्मीर का मुद्दा। आज जम्मू कश्मीर झुलस रहा है।
आपकी पार्टी भी वहाँ सरकार में शामिल है और स्थिति काफ़ी बिगड़ती जा रही है। आपकी नज़र में वहाँ की समस्या हल करने का क्या उपाय है? एक तो हम जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तब जम्मू भी है, लद्दाख भी है, बेली भी है, ये एक पूरा चित्र हमने लेना चाहिए। देश आजाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, उसी दिन से इस समस्या के बीज बोए गए हैं। हर सरकारों को इस समस्या के साथ जूझना पड़ा है। तो समस्या नहीं है, समस्या नई नहीं है, समस्या बहुत पुरानी है। मुझे विश्वास है कि कश्मीर के नौजवान गुमराह नहीं होंगे। हम सब शांति, एकता, सद्भावना के साथ मिलजुल करके चलेंगे तो जो कश्मीर सच्चे अर्थ में हमने जन्नत के रूप में अनुभव किया है, वो जन्नत हम सब के लिए सच्चे अर्थ में जन्नत बनी रहेगी। समस्याओं के समाधान भी होंगे और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कश्मीर को विकास भी चाहिए, कश्मीर की जनता को विश्वास भी चाहिए और 125 करोड़ देशवासी कश्मीर घाटी के नागरिकों को विकास देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और विश्वास देने में कभी भारत ने कमी नहीं बरती है। वो विश्वास आज भी है, वो विश्वास आगे भी बढ़ेगा। तो विकास और विश्वास के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है और हम सफलता पाएंगे। माना जाता है कि आपके शासनकाल में हाई लेवल करप्शन काफ़ी कम हो गया है, मगर लो लेवल पे करप्शन अभी भी काफ़ी प्रबल है। इसके लिए आपकी कुछ रणनीति रहेगी? मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि हाई लेवल पे करप्शन नहीं है। अगर गौमुख में गंगा साफ है तो फिर नीचे भी धीरे धीरे गंगा साफ होती जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे निर्णय किए गए हैं जिसने करप्शन की संभावनाओं को ही नाकाम कर दिया है। जैसे हमने गैस सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में डाल दिया और उसके कारण जो गोस्ट क्लाइंट थे, जो गलत सब्सिडियां इस्तेमाल करते थे, वो बंद हो गया। चंडीगढ़ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जिसके घर में गैस कनेक्शन है, जिसके घर में बिजली है, उसको केरोसिन की जरूरत नहीं, और जिसको गैस कनेक्शन नहीं था उनको दे दिया। चंडीगढ़ को हमने केरोसिन फ्री कर दिया। तो 30 लाख लीटर केरोसिन जो कि काली बाजारी में बेचने का कारण था, बंद हो गया। अभी मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री मिले थे, वो कह रहे थे कि नवंबर महीने तक वे 8 डिस्ट्रिक्ट को केरोसिन फ्री कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि करप्शन जाने के रास्ते होगा। यूरिया, आपको मालूम है कि हमारे देश का किसान हर वर्ष यूरिया के लिए तड़पता था, ब्लैक मार्केट में लेना पड़ता था और काले बाजार करने वालों का बड़ा ठेका था। कुछ प्रदेशों में तो यूरिया लेने के लिए किसान आए तो उसको लाठीचार्ज का भोग बनना पड़ता था, हो हल्ला दंगा हो जाता था। आपने देखा होगा इन दिनों यूरिया की कमी की कोई खबर आती नहीं है। कहीं किसानों की कतार नजर नहीं आ रही है, कहीं लाठीचार्ज नहीं हो रहा है और यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो पहले जो यूरिया था वो किसानों के नाम पर से निकलता था, लेकिन चोरी करके केमिकल फैक्ट्रियों में पहुंच जाता था। केमिकल फैक्ट्रियों वालों को ये रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग आता था, उसके वो प्रोसेस करके प्रोडक्ट निकालते थे तो उनको सस्ते में यूरिया मिल जाता था। बिल तो किसानों के नाम के फटता था और मलाई केमिकल इंडस्ट्री वाले खाते थे, बिचौलिए खाते थे। हमने यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया
और नीम कोटिंग करने का परिणाम ये आया कि आज 1 ग्राम यूरिया भी केमिकल फैक्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए काम नहीं आ सकता है। इसके कारण जितना यूरिया पैदा होता है 100% वो खेत में ही काम आता है। दूसरा, हमने 20 लाख टन यूरिया उत्पादन बढ़ा दिया। विदेशों से आता है यूरिया, उसका भी हमने नीम कोटिंग कर दिया। इतना ही नहीं, गुजरात में जीएनएफसी ने तो नीम कोटिंग करते समय आदिवासियों को नीम के फली इकट्ठी करने के लिए काम में लगाया, तो उनको रोजगार मिला और अब वो नीम का तेल भी निकालने लगे। और मैंने सुना है शायद 10-12 करोड़ रुपए का मुनाफा उन्होंने नीम के तेल में से भी पाया। तो एक विन विन सिचुएशन वाली चीज जिसको हमने लागू की, तो करप्शन भी गया, कठिनाइयां भी गई। तो एक प्रकार से नीचे के करप्शन में भी अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, नीति आधारित कामों को करेंगे, अकाउंटेबिलिटी पर बल देंगे, तो जो ऊपर जो आपको अच्छा लग रहा है वो नीचे भी अच्छा लगने लग जाएगा। प्रधानमंत्री जी, लोग कहते हैं कि लुटियंस दिल्ली को शायद आप रास नहीं आए। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको दिल्ली रास आ गई? आप जानते हैं, प्रधानमंत्री की स्थिति ऐसी होती है कि उसको इस लुटियन कल्चर के साथ कभी मेलजोल का अवसर ही नहीं आता है। तो वो मुझे रास आए या ना आए, वो तो कोई अवसर आता नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो इस बात को सोचने और समझने की आवश्यकता है। एक ऐसे लोगों का जमावड़ा दिल्ली के सत्ता के गलियारों में काम करता रहा है और ये लोग कुछ लोगों को समर्पित है। हो सकता है उनके निजी फायदों के लिए होंगे, निजी कारणों से होंगे। और सवाल मोदी का नहीं है। आप इतिहास की तरफ देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ। यही जमात सरदार को एक गांव का सामान्य बुद्धि क्षमता वाला व्यक्ति के रूप में ही पेश करता रहा। मोरारजी भाई के साथ क्या हुआ। मोरारजी भाई क्या काम किया, क्या नहीं किया, कभी दुनिया को पता ही नहीं चलने दिया। वो क्या पीते थे, इसी की चर्चा करते रहे। देवेगौड़ा जी का क्या हुआ। एक किसान का बेटा प्रधानमंत्री बना था, लेकिन पहचान यही बना दी गई, सोते रहते हैं, जहां देखो सोते रहते हैं। तो एक टोली है जो बाहर, अंबेडकर जी के साथ क्या हुआ। इतने प्रतिभावान व्यक्ति भारत में आज, जिन अंबेडकर जी की इतनी गौरवगान हम सब करते हैं, लेकिन उनके अपने कार्यकाल में उनके साथ क्या हुआ। मजाक उड़ाई जाती थी। चौधरी चरण सिंह के साथ क्या हुआ, उनकी मजाक उड़ाई जाती थी। तो मेरी अगर मजाक उड़ाई जाती है, मुझे बड़ा भला बुरा कहा जाता है, मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होता है। क्योंकि ये कुछ ठेकेदार हैं जो कुछ लोगों को समर्पित हैं। वे शायद इस देश की जड़ों से जुड़े हुए इंसानों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसलिए मैंने भी ऐसी जमात को एड्रेस करने में अपना टाइम खराब नहीं करता हूं। 125 करोड़ देशवासी, उनके सुख दुख ही मेरे लिए इतना बड़ा काम है कि मैं अगर इस लुटियन दुनिया में न भी जुड़ा तो कुछ कमी नहीं रहेगी। तो अच्छा ही है कि मैं देश के 125 करोड़, देश के गरीब, देश का गांव, जैसा मेरा बैकग्राउंड है, मैं उन्हीं के बीच जीता रहूं, उन्हीं के बीच जुड़ा रहूं, और उससे मैं देश का जितना भला कर पाऊंगा करता रहूंगा। मोदी जी, मीडिया सर्कल्स में ये चर्चा है कि अगर आपकी टीआरपी रेटिंग्स या व्यूअरशिप रेटिंग्स डाउन हैं तो सीधे मोदी जी की रैली में चले जाओ, रेटिंग्स बढ़ जाएंगी। फिर भी आपका मीडिया के संग रिश्ता कुछ बिटर स्वीट सा रहा है, कभी हाँ, ज़्यादातर ना। इंडियन मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात है कि मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
और इसलिए मेरे विषय में जो छवि है वो सही नहीं है। मेरे लिए ये शिकायत हो सकती है कि मोदी जी चलते फिरते बाइट नहीं देते हैं, मोदी जी विवादास्पद मसाला नहीं देते हैं। इंटरव्यू भी बड़ी कठिनाई से तो देते हैं। ये शिकायत तो बहुत स्वाभाविक है। मैं ज़्यादातर काम में लगा रहता हूँ और आदत रहे कि चलो भाई काम ही बोलेगा, तो ये शिकायत में उनका हक भी है। दूसरा, मैं बहुत सालों तक संगठन का काम किया, तो मीडिया जगत से मेरी बहुत दोस्ती रही। शायद आज जो मीडिया में जितने नाम दिखते हैं आपको, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा जिसके साथ बैठ के मैंने गप्पे ना मारे हो, चाय न पी हो, हंसी मजाक न की हो। तो मैं उन्हीं के बीच में से पला बढ़ करके निकला हूं, तो मैं कोई उनके और मेरे बीच में कोई मार्जिन नहीं है। ज़्यादातर मीडिया ने जो प्रधानमंत्री देखे हैं वो बहुत बड़े व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते देखा है। मेरा केस ऐसा है कि मैं मीडिया को दोस्ताना तरीके में से निकला हुआ एक प्रधानमंत्री हूँ, और शायद इतने सारे मीडिया को नाम से बुलाने वाला भी शायद मैं पहला प्रधानमंत्री रहा हूँ। तो उनकी अपेक्षाएं बहुत स्वाभाविक हैं। मीडिया अपना काम करता है, वो करता रहे, और मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार के कामकाज का कठोर से कठोर एनालिसिस होना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वरना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज मीडिया को इतनी आपाधापी है, टीआरपी के लिए उसको इतना दौड़ना पड़ता है कि उसके पास रिसर्च करने का टाइम बहुत कम बचा है, और रिसर्च किए बिना क्रिटिसिज्म संभव नहीं है। क्रिटिसिज्म करने के लिए आपको 10 मिनट भी क्रिटिसिज्म करना है तो 10 घंटे रिसर्च करना पड़ता है। अब वो आज मीडिया के पास समय ही नहीं बचा है, वो भी दौड़ते हैं कैमरा ले करके। और क्रिटिसिज्म न होने के कारण आरोपों की तरफ चले जाते हैं सब लोग, तू मैं की तरफ चले जाते हैं, और उसके लोकतंत्र का भी नुकसान होता है। और सरकारों में सुधरना चाहिए जो एक डर पैदा होना चाहिए, वो डर भी निकल जाता है। तो ये डर अगर सरकारों में से निकल जाएगा तो देश का नुकसान बहुत होगा। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि मीडिया बहुत ही क्रिटिकल हो, मीडिया तथ्यों के आधार पर क्रिटिसिज्म करें, इससे देश का भला होगा। तो मैं तो उस पक्ष का व्यक्ति हूं, और इसलिए ये ठीक है कि मीडिया की कुछ मजबूरियां हैं, अब उनको भी इस कंपटीशन में टिके रहना है, और ज़्यादातर मीडिया हाउस घाटे में चल रहे हैं, तो उनकी चिंता तो बहुत स्वाभाविक है। और कुछ काम में आऊँ ना आऊँ, अगर इस काम में भी मीडिया के लिए मैं आता हूँ तो चलो भाई, मेरे लिए संतोष की बात है। और आपने तो कहा कि रैली में आने से उनका टीआरपी बढ़ जाता है। मैंने देखा है कि शायद मुझको गाली देने वालों को मैदान में ला करके टीआरपी आजकल बढ़ाने का बड़ा प्रयास हो रहा है। तो रैली से ज़्यादा गाली काम आती है। मीडिया की तरह ही जुडिशरी के साथ भी आपके रिश्ते में कुछ खींचातानी, कुछ तनावपूर्ण रिश्ता रहा है, ऐसा क्यों है और इसका क्या हल है? ये बिल्कुल ही गलत सोच है। ये सरकार ऐसी है कि जिसको नियमों से चलना है, कानून से चलना है, संविधान के तहत चलना है, उसको किसी भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के साथ संघर्ष की संभावना नहीं है, तनाव की संभावना नहीं है। और ये जो बाहर जो परसेप्शन बना है वो सही नहीं है। संविधान की मर्यादा में जुडिशरी के साथ जितना नाता रहना चाहिए उतना रहता है, जितना ऊष्मापूर्ण वातावरण नाता रहना चाहिए उतना ऊष्मापूर्ण रहता है, और सरकार की तरफ से जितनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए उन सारी मर्यादाओं का पालन करने का मेरा भरपूर प्रयास रहता है। आपने हमें बहुत समय दिया, थोड़े कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि असली मोदी का रूप क्या है, तो मैंने सोचा कि कुछ पर्सनल सवाल आपसे, थोड़ा सा समय और। आप जब देश में आए, हम लोगों को एक स्ट्रांग लीडर मिला, एक डिसाइसिव लीडर मिला,
लोगों ने आप में लौह पुरुष देखा, तरह तरह की चीज़ें देखी। दूसरी तरफ कुछ 2 सालों में हमने ये भी देखा कि आप बहुत बार भावुक भी हो गए, कुछ 2-4 बार तो रोने, 2-3 बार रोने भी लगे। तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी का असली रूप क्या है, या कितने अनेक रूप हैं? अगर आप किसी फौजी को सीमा पर देखोगे, वो जी जान से खप जाता है, मरने मारने पर तुल जाता है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। लेकिन वही जवान जब अपने बेटे के साथ खेलता है, उस समय अगर आप चाहोगे तो वहां भी वो बंदूक दिखा के आंख तान करके खड़ा रहे। और उसका मतलब ये नहीं कि उसके 2 रूप है, एक ही रूप है। आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रधान सेवक या आपका नरेंद्र मोदी कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आखिर इंसान तो है। मेरे भीतर भी तो इंसान है, और मुझे क्यों अपने भीतर के इंसान को दबा देना चाहिए, छुपा देना चाहिए? जैसा हूं वैसा, जिस हालत में हूं हालत में लोग देखते हैं, देखना चाहिए, उसमें क्या है। जहां तक कर्तव्य का सवाल है, जिम्मेवारियों का सवाल है, ये मेरा दायित्व है, उसको मुझे पूरी तरह निभाना चाहिए। अगर देश हित में कठोर निर्णय करने पड़ते हैं तो करने चाहिए। अपने दायित्व को निभाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है तो करना चाहिए। जहां झुकने की जरूरत है वहां झुकना भी चाहिए। जहां तेज चलने की जरूरत है वहां तेज भी चलना चाहिए। लेकिन वो व्यक्तित्व के पहलू नहीं है, जिम्मेवारियों का हिस्सा है, और उसको पूरी तरह निभाना चाहिए। लेकिन असली मोदी क्या है, नकली मोदी क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान इंसान होता है। अगर आप राजनीतिक चश्मों को निकाल करके मोदी को देखोगे तो आपको मोदी जैसा है वैसा नजर आएगा। लेकिन जब तक आप अपने पूर्वग्रहों के आधार पर, अपने राजनीतिक चश्मों के आधार पर, अपनी बनी बनाई मान्यताओं के आधार पर सिर्फ मोदी का नहीं किसी का भी मूल्यांकन करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। मोदी जी, मैं आपसे पिछले वर्षों में कई बार मिला हूँ। गांधीनगर में मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी आपसे आके मिला। मैंने कभी भी आपकी टेबल में कोई फाइल या कोई पेपर नहीं देखा। इनफैक्ट मुझे ये भी याद नहीं आता कि कभी फ़ोन भी आसपास रहा हो। जब भी हम लोगों की वार्तालाप हुआ है तो उसमें बीच में किसी ने कोई दखल अंदाजी भी नहीं की है। एकदम अलग काम करने का तरीका, एकदम सीईओ के काम करने का तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि आप सुनते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं। तो आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है? आपने काफ़ी सही ऑब्जर्वेशंस किए हैं और मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि मेरी छवि ये बनाई गई है कि मैं किसी को सुनता नहीं हूं। छवि ये बनाई गई है कि मैं दुनिया को डांटता हूँ। आपकी बात सही है। देखिए, मेरा जो विकास हुआ है उसका एक कारण मैं बहुश्रुत हूँ। और आज से नहीं, मैं जब से समझदारी आने लगी तो सुनना, समझना, ऑब्जर्व करना ये मेरे स्वभाव का हिस्सा रहा है और उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। मैं वर्कोहॉलिक तो हूँ ही हूँ, मैं काम करने का आता था, लेकिन मूल बात है मैं वर्तमान में जीना पसंद करता हूँ। अगर आप मुझे मिलने आए हैं तो मेरा वो वर्तमान है, उस समय मैं पूरी तरह आपके साथ डूब जाता हूँ। उस समय न मैं टेलीफोन को हाथ लगाता हूँ, न मैं कागज देखता हूँ, न मैं अपना फोकस खोता हूँ। अगर मैं फाइलें देखने के लिए बैठा हूँ तब भी मैं वर्तमान में होता हूँ, कोई और चीज़ की ओर नजर, फिर मैं फाइल में ही खोया रहता हूँ। अगर मैं दौरा करता हूँ तो मैं फिर उस समय उसी काम में खोया रहता हूँ। मैं हर पल वर्तमान में जीने का प्रयास करता हूँ और उसके कारण मुझे कभी जिस समय जो काम करता हूँ सामने वाले को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई मुझे यानी क्वालिटी टाइम दिया। सिर्फ टाइम दिया ऐसा नहीं, क्वालिटी टाइम दिया, ये उसको रहता है। दूसरी बात है कि अपने काम को न्याय देना चाहिए, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। सीखना चाहिए, समझना चाहिए और
5 साल पहले हमारे जो विचार थे वो शायद आज उपयुक्त न भी हो, तो छोड़ने की हिम्मत चाहिए, अपने आप को बदलने की हिम्मत चाहिए। अपने ही पुरानी चीज़ों को बोझ लेकर के चलना चाहिए, मेरे नेचर में नहीं है। तो उसके कारण मेरा काम करने का तरीका इस प्रकार का डेवलप हुआ है। प्रधानमंत्री जी, लोग कहते हैं कि आप 16-18 घंटे काम करते हैं, एक बहुत पनिशिंग शेड्यूल है आपका, रिलैक्स कैसे करते हैं? ऐसा है, मेरा काम ही मेरा रिलैक्सेशन है। आप भी देखिए, काम से कभी थकान नहीं लगती जी, काम न करने की थकान होती है। अगर आपको 10 चिट्ठियां लिखनी है और आपने 2 लिखी तो आपको थकान में से यार 8 रह गई, लेकिन 10 पूरी कर दी, खाना भी छूट गया, तो आपको संतोष, अगर वाह चलिए आज काम हो गया, 10 चिट्ठी लिख दी। एक्चुअली काम न करने की थकान होती है, काम करने का संतोष होता है, और संतोष हमेशा नई शक्ति देता है। ये मैंने भी अनुभव किया, और मैं नौजवान मित्रों को हमेशा कहता हूं कि थकान जो है वो मनोवैज्ञानिक ज्यादा होती है, और किसी की कैपेसिटी कम नहीं होती है। काम का जितना वॉल्यूम, आपकी कैपेसिटी अपने आप उतनी उभरेगी। आप नई नई चैलेंज उठाते जाइए, आपके भीतर से ताकत उभरती जाएगी। आपके पास इनबिल्ट है ही है, लेकिन आपने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। मोदी जी, किसी शख्स का आपके ऊपर बहुत प्रभाव जिसका रहा हो, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। वैसे मुझे बचपन में फ़ायदा मिला। हमारा जो गांव था वो गायकवाड़ स्टेट था, और गायकवाड़ महाराजा की एक विशेषता रही थी कि वो हर गांव में लाइब्रेरी बनाते थे। गायकवाड़ की गवर्नमेंट स्कूल होती थी, प्राथमिक स्कूल हमेशा होती थी। मेरी पढ़ाई भी गवर्नमेंट की प्राथमिक स्कूल में हुई। तो छोटी स्कूल होती हैं तो गरीब बच्चे उस स्कूल में आते हैं, तो टीचर का ध्यान भी ज़्यादा रहता है, पर्सनल अटेंशन रहता है। उसमें से किताबें पढ़ने का शौक़ लगा था बचपन में। अब तो नहीं पढ़ पाता हूँ, और लाइब्रेरी अच्छी थी तो किताबें पढ़ता था, तो वो मेरे मन को झकझोरते थे। बाद में मैं 12, 13, 14 साल की उम्र में स्कूल में ऑरेटरी वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लेने लग गया। तो फिर मैं देख रहा था, मुझे विवेकानंद जी के कोटेशन जरा ज़्यादा अच्छे लगते थे बोलने में, एक बड़ा मिजाज से बोल सकता था, तो उसमें थोड़ा और गहरा जाने लगा। तो और डिबेट में काफ़ी हिस्सा लेता था। हिंदी भाषा पर भी मुझे ज़्यादा रुचि बढ़ने लग गई। तो एक प्रकार से कह सकता हूं कि विवेकानंद जी का विचारों का प्रभाव काफ़ी रहा मुझ पर, अभी भी शायद वो रहता होगा। मेरा आखिरी सवाल, भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी खुद को कहां पाते हैं? जो इंसान वर्तमान में जीने का शौकीन हो, वो इतिहास की चिंता क्यों करे? और जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि अपने लिए कुछ करें। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि सरकारों ने भी अपनी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की, राजनीतिक दलों ने भी अपनी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की, शासन पर बैठे हुए लोगों ने भी अपनी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की। काश अच्छा होता, अपनी छवि के बजाय हमने देश की छवि बनाने के लिए अपने आप को खपा दिया होता। 125 करोड़ देशवासी, ये इतिहास की अमर कथा है। उन 125 करोड़ देशवासियों में एक मोदी होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। ऐसी ही मोदी की पहचान हो, वो 125 करोड़ में खो गया हो, 125 करोड़ में लिप्त हो गया हो, इतिहास के किसी पन्ने पर नजर ना आता हो। अगर ऐसी जिंदगी जी करके जाऊं, अपने आप को पूरी तरह खपा दूं, आहूत कर दूं, तो उससे बड़ा जीवन का आनंद क्या होगा? यही खुशी होगी। मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत समय दिया। आपको पता ही है, ये मेरा पहला इन फ्रंट ऑफ कैमरा इंटरव्यू है। 20 साल से मैं पत्रकार हूं, पर पहली बार टीवी में इंटरव्यू लेने की हिम्मत की। And it is indeed my privilege and an honor that I interviewed you as the Prime Minister of the country. Thank you for doing this, and we wish you all the very best. आप तो आर्थिक जगत के रहे हैं,
आपका चिंतन मनन आर्थिक क्षेत्र का रहा है, फिर भी आपने आज राजनीति का भी काम कर लिया। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आपका कॉन्फिडेंस लेकर के मुझे अच्छा लगा। पहला इंटरव्यू इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई कर ले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, और वो भी कैमरा के सामने कर ले, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सचमुच में बधाई देता हूँ और आगे भी इसको करते रहिए। आपके पास आप इंटरव्यू देते भी रहिएगा। सिर्फ मेरी मत कीजिए, औरों का कीजिए, औरों का कीजिए। कहिए है, देश में बहुत लोग हैं, राजनेताओं से ज़्यादा बहुत लोग हैं जिसका हमने इंटरव्यू करना चाहिए। मैं तो कभी कभी जब चुनाव के समय खास पत्रकार आते हैं, आपका शेड्यूल क्या, तो सुबह बेडरूम से निकलते ही वो कैमरा लगा देते हैं, क्या नाश्ता किया, क्या किया, वो काफ़ी कहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आप जैसे चैनल, ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी दिनचर्या देखें साहब। सामान्य मानवी को मालूम नहीं है कि हमारे खिलाड़ी कितना परिश्रम करते हैं, नींद पर कितना कंट्रोल करते हैं, खाने पर कितने बंधन स्वीकार करने पड़ते हैं उनको, कैसी कठोर तपस्या करते हैं, और 10-10, 12-12 साल करते हैं तब एक खिलाड़ी तैयार होता है। लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। कभी आप ये राजनेताओं के पीछे समय खराब करते हो, कभी इन खिलाड़ियों की तरफ देखिए साहब, कैसी तपस्या करके वो आगे आते हैं। वो हार जाए तो भी उसकी तपस्या कम नहीं होती। ये देश के नौजवानों को दिखाना चाहिए। इसलिए अगर आपका इंटरव्यू लेने का शौक है तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आपकी चैनल, ये जो रियो में गए थे, उसमें से 30 लोगों को पसंद करें और उनका पूरा जीवन दिनचर्या देश को दिखाएं। देश में खिलाड़ियों के प्रति एक देखने का तरीका बदल जाएगा। हमारा चैनल CNN न्यूज़ 18 स्पोर्ट्स पे काफ़ी बल देता है, पर ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है और इसको हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। सचमुच में इससे फायदा होगा, देश को पता चले सर, राजनेताओं के सिवाय भी देश में बहुत हस्तियां हैं, बहुत ताकत पड़ी हुई है। जितना हम और शक्ति और ताकत देंगे, आपका TRP भी बढ़ेगा। थैंक यू प्राइम मैं मिनिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।